गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। माई सेल्फ राकेश रंजन। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ लूसेंट की फिजिक्स का सॉल्यूशन। जो भी स्टूडेंट्स नेवी, एयरफोर्स, एनडीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा फोबिया बना रहता है उनके लिए फिजिक्स का, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन कंप्लीट लूसेंट का। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि 12th का पार्ट है, वहां से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। देन यू हैव टू मेक कंप्लीट फोकस। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक से 12th से, जो कि इसमें 30 नंबर का चैप्टर है, 30वें नंबर का चैप्टर है। तो इसका सॉल्यूशन आज हम देखते हैं। तो उठाते हैं अपनी यात्रा को और लगे रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, बाद में उसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की अपन कहानी पढ़ते हैं तो उसमें एक चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है। चार्ज, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज जो होता है वो स्थिर अवस्था में होता है। इसका मतलब क्या है, उसके पास जो वेलोसिटी होती है ना, वो 0 होती है। तो देखिए, अगर इसके पास वेलोसिटी 0 है तो इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्थिर अवस्था में चार्ज है तो वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इन कंडीशंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए, इसका मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी हो, तो इट विल प्रोड्यूस, अगर यही चार्ज, अगर इसकी वेलोसिटी हो कुछ भी, सपोज दैट 5 मीटर पर सेकंड इसके पास वेलोसिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अपना क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया है कि स्टैटिक जो चार्ज है, मतलब स्थिर जो चार्ज है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी हो और वो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, सपोज दैट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पर जाकर के देखा, t इक्वल टू 6 सेकंड पर भी वेलोसिटी मिली 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इस पार्टिकल की पूरी जर्नी में वेलोसिटी जो है वो कहीं चेंज ही नहीं हुई। इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी देखना इस कांस्टेंट वेलोसिटी की कहानी क्या है, इस पे जरा फोकस करना। अब आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पर। अगर यही चार्ज, इसके पास वेलोसिटी है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, ये अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। इसका मतलब हर इंस्टेंट पे इसका जो वेग है, इसका वेग है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर ये t इक्वल टू 0 पर अगर अपन कंडीशन देखते हैं, तो सपोज 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इसके पास, और t इक्वल टू 6 सेकंड पर अगर अपन देखते हैं तो इसके पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है, 0 से 6 के बीच में इसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करी। तो अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो इट विल आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन निकालेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी निकालेगा। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, और देन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW के रूप में ये रेडिएशन भी निकालेगा। तो आ रही है कहानी। देखो, जब चार्ज स्टैटिक था, मतलब इसका वेलोसिटी जो था वो 0 था, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, विद्युत क्षेत्र। और जब ये किस मोशन में आ जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और यही अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज हो, इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही हो, देन इट विल प्रोड्यूस आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएशन भी निकालेगा। देखिए, अब थोड़ा फोकस यहाँ पे करिए कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए आखिरकार क्या चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए केवल और केवल चाहिए वेलोसिटी। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वेलोसिटी चाहे कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेटेड हो, मतलब चाहे वो वेग बदलता हुआ हो या फिर वो वेग नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए तो केवल वेलोसिटी चाहिए। देख रहे हो तुम यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड जब भी कांस्टेंट है तब भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी जिसको बोल रहा हूं मैं,
जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी है, कांस्टेंट नहीं है तब भी है, और कांस्टेंट है तब भी है, लेकिन v जीरो है ना तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यू हैव टू मेक फोकस हियर कि जब v जीरो होगा देन दिस चार्ज विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब v जीरो होगा तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये वाला जो v है वेलोसिटी जब जीरो होगी तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर इस चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी आई ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कहानी क्या कहती है कि अगर यही चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाए, मतलब मोशन में आ जाए ऐसी में कि हर इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो बदलने लग जाए, देन इट विल आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएशन भी निकालेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालने की कंडीशन क्या रहेगी चार्ज की? एक्सेलरेटेड मोशन। हर इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी बदलती रहनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज पार्टिकल के पास में वेलोसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल वेलोसिटी हो, उसके पास बस वेलोसिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कहानी यहाँ अलग है, चाहे बी कांस्टेंट है चाहे बी जीरो है चाहे बी कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर बार प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, ये केवल तब आता है जब पार्टिकल के पास में वेलोसिटी हो। फिर कह रहा हूं ध्यान रखना इस बात को, इट इज नॉट नेसेसरी कि इस पार्टिकल के पास में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। मैग्नेटिक फील्ड तो केवल वेलोसिटी के आने पर ही आएगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करता हूं तो वो प्रोड्यूस होंगी, वो उत्पन्न होंगी जब वो वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल होगी, मतलब हर इंस्टेंट के साथ बदलेगी, ध्यान रखना। तो अपन का क्वेश्चन तो बस यही खत्म होता था कि स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है वो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये कहानी थोड़ी समझने की है, इस पर थोड़ा फोकस करिए। नाउ मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मतलब इसमें अपन से पूछा है कि कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चार ऑप्शन दिए, तो पहले वो देखिए जो विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। देखिए आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर फॉर्मूले से अपन में अपन देखते हैं तो ई जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है एफ इज टू होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर एफ जो लिखा जाता है दैट इज रिटन एज क्यू ई। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं या फिर फील्ड की जनरली फील्ड की बात करता हूं तो उस पर फोर्स लगता है एफ इज टू क्यू ई। तो इसी फॉर्मूले से अपन इसका कहीं ना कहीं यूनिट निकालने का कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से ई को लिखता हूं तो ई विल बी रिटन एज ई इज टू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई क्यू। एफ की जो यूनिट होती है वो होती है ऐसे सिस्टम में न्यूटन, डिवाइडेड बाई क्यू को लिखा जाता है कूलम से। तो एक तो यूनिट बन गई इसकी न्यूटन कूलम इनवर्स, ये है उसमें। तो और देखिए इसकी क्या यूनिट बन सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रिलेशन जो पोटेंशियल के साथ बनता था वो तुमको याद हो तो ई इक्वल टू लिखा जाता था बी डिवाइडेड बाई आर। तो बी जो है यहाँ पर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल वो लिखते हैं यूनिट्स में वोल्ट से, और आर जो है वो डिस्टेंस है, इसको लिखते हैं मीटर से। तो एक और बन जाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स, ये भी है इसमें। और देखो एक और बन सकता है, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं तो E इक्वल टू हो जाएगा F की जगह पर, देखो फोर्स को मैं वर्क के साथ रिलेट करता हूं तो W इक्वल टू क्या होता है Fs, W इक्वल टू हो जाएगा Fs, W इक्वल टू हो जाएगा Fs। तो यहां से F की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो F इक्वल टू हो जाएगा W डिवाइडेड बाई S। वर्क जो होता है इसकी यूनिट होती है जूल, और S जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिखते हैं मीटर से, दिख रहा है, इसको लिखते हैं मीटर से। तो यहाँ से F की अगर मैं जूल बटा मीटर को यहाँ रखता हूँ, जूल डिवाइडेड बाई मीटर इनटू, और Q जो है ये यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जूल मीटर इनवर्स कूलम इनवर्स। तो ये भी है इसमें। तो इसमें केवल जूल कूलम इनवर्स, एक बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जूल कूलम इनवर्स तो कैसे भी बनेगा ही नहीं। आया समझ में? पहले वो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं, बाद में एलिमिनेट करिए कि कौन सा है जो है नहीं। तो जितने भी बन रहे हैं, एक तो यहां से बनेगा यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम, और एक वोल्ट बटा मीटर बनेगा, और एक जूल मीटर इनवर्स कूलम इनवर्स बनेगा। 3 यूनिट्स पॉसिबल है इसके, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। F इक्वल टू क्यू ई से देखता हूं तो यहाँ से E निकालता हूं तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूटन पर कूलम ऑप्शन दिया हुआ है मुझे। अगला क्वेश्चन है कि एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखते हैं। देखो एसआई सिस्टम में
देखो, जब दो चार्जेस की कहानी पड़ी थी, सपोज मेरे पास में दो चार्ज थे Q1 एंड Q2, किसी भी डिस्टेंस पर जब ये रखे थे, ये कहानी है वैक्यूम की। मतलब जब कोई भी इन दोनों के बीच में मीडियम प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम की कहानी देखता हूं ना मैं। तो देखो वो कहानी निकल करके आएगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कूलम फोर्स लगेगा, दैट विल रिटर्न एज F इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इनके बीच में फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K की जो वैल्यू है वो ये है। तो यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकालता हूं तो ये आ जाएगी मेरे पास में F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F R स्क्वायर। 4 पाई को मैंने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वी हैव टू फाइंड ओनली द यूनिट, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो यहां से अगर मैं इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने की कोशिश करता हूं तो देखिए Q1 Q2 जो है वो चार्जेज हैं, तो ये इनका हो जाएगा C स्क्वायर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स हो जाएगा न्यूटन इनटू R जो है वो डिस्टेंस है, दैट विल रिटर्न एज मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास यूनिट निकल कर आ गई न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। इस एप्सिलॉन नॉट को तो पता होगा ये क्या है। एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। मतलब विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर की विद्युतशीलता है। तो इस पे थोड़ा देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम के बारे में देखिए। एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी ऑफ एयर। ये एयर की परमिटिविटी है। और एक और टर्म आती है जब इन दोनों के बीच में मीडियम अगर फिल्ड कर दिया जाए तो एप्सिलॉन एम जो है वो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इन दोनों का एक रिलेशन बनता है जिसको बोलते हैं, देखो इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी। इन दोनों के बीच का एक रिलेशन बनता है एप्सिलॉन आर, वो होता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, इस वजह से इसको रिलेटिव परमिटिव बोलते हैं। और इसको तुमने पढ़ा होगा, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं एप्सिलॉन आर को। और इसका एक और नाम है दैट इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर की परमिटिविटी बोलते हैं उसको, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन एम जो है उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर जो है इन दोनों के बीच का रिलेशन है जिसको बोल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इन पर थोड़ा फोकस करना। ये तीनों के तीनों नाम एक ही के हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। एप्सिलॉन आर के ये तीनों के तीनों नाम, इनको नोट डाउन करिए। आ रही है थोड़ी बहुत कहानी समझ में। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर अगर तुम फोकस करोगे देन यू विल गेट मोर बेनिफिट। बहुत बेनिफिट मिलेगा तुमको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम्स में काफी बार मैटर करती हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन एम जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और उसको एब्सोल्यूट परमिटिव बोलते हैं, परमिटिविटी भी। एप्सिलॉन आर जो है दोनों के बीच का रिलेशन है, इस वजह से उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कभी कभी इस एप्सिलॉन आर को के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, देखा हो तो तुमने, के भी लिखते हैं इसको एप्सिलॉन आर को। कंफ्यूज मत हो ना, के जहां पे लिखा है वो एप्सिलॉन आर ही है, मतलब वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं इसको। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल दी अपन ने। अब अपन अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो तो कूलम फोर्स ही लगेगा, कूलम फोर्स ही लगेगा। देखो
दो चार्जेज है मेरे पास में, Q1 है और एक है Q2। देखो इन दोनों के बीच में पहले तो तुम एक चीज बताओ मुझे कि कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। एक तो लग सकता है इनके बीच में कौन सा फोर्स, अगर बॉडी के पास चार्ज है तो कूलम फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी पर कूलम फोर्स जो है ना वो तभी एक्ट करेगा जब वहां पर 100% श्योरली मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी अगर है ना उसके पास चार्ज है ना तभी आएगा जब उसके पास मास होगा। तो कोई भी बॉडी चार्ज तभी आएगा उसके पास में जब उसके पास मास होगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि उस बॉडी के पास मास है तो चार्ज भी हो। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना कि कोई भी बॉडी अगर है नेचर में, अगर उसके पास मास है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसमें उसके ऊपर चार्ज भी हो, लेकिन अगर चार्ज है ना उसके पास तो 100% मैं कह सकता हूँ कि उसके पास मास भी है। तो मास को और चार्ज की कहानी को देखते हैं, थोड़ा देखो समझ आएगी, थोड़ी देखना कहानी, रुक करके देखना, रुक करके चार्ज की और मास की कहानी को देखते हैं अपन। जब दो कोई भी बॉडी है, अगर उनके बीच में किसी भी डिस्टेंस पे मैंने उनको रख दिया, r डिस्टेंस पर रख करके देखा मैंने, अगर उनके पास मास m1 m2 है तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, F = g m1 m2 / r²। जब मास है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, लेकिन अगर चार्ज है ना तो 100% मास होगा। चार्ज है तो कौन सा फोर्स और आ जाएगा? कूलम फोर्स। कूलम फोर्स और आ जाएगा। कूलम फोर्स F = k q1 q2 / r², दोनों ही r² के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो बात इसको समझो तुम कि कूलम फोर्स जब लगेगा ना, देन आई कैन से इट श्योरली कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी के पास अगर चार्ज आया है ना तो 100% उसके पास मास भी रहा होगा, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो वहां कूलम फोर्स भी लगे। क्यों? क्योंकि अपन को नहीं पता कि उस बॉडी के पास चार्ज है या नहीं, लेकिन अगर चार्ज है और कूलम फोर्स लग रहा है तो 100% कूलम तो लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अब मास भी है, क्योंकि मास होगा तभी उस बॉडी के पास में चार्ज आएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये कहानी इस तरीके की है। तो चार्जेस की बात करता हूं तो कूलम फोर्स लगता है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन में मुझे दिया होता जैसे कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों, तो दोनों लगते हैं। तो कूलम फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखना है अच्छे से, देखना है इनको, क्योंकि कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा रिलेट करके देखना, तब कहानी अच्छी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम। और क्वेश्चन नंबर 7 है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक आपेक्षिक परावैद्युतता, हाँ ये वही रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है और इसने εr दिया भी है। देखो -1 0 भी हो सकता है और 0 से 5 और मैक्सिमम 5 है, 5 भी हो सकता है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, वाटर के लिए 81 होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। धातुओं के लिए परावैद्युतांक ये वही है εr, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू मेटल्स के लिए होती है इनफाइनाइट, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होती है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर हैं। अब यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिए यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन दिए मुझे उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। देखो इसको थोड़ा, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो ऐसे कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इक्वी डिस्टेंस पर इक्वी स्पेस पर लाइन बना दी मैंने। देखना जरा, यहाँ पे है मेरा सपोज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट कर रहा है और ये मतलब मोशन में नहीं है अभी, इसने कहा है कि रखे हुए हैं, बस रखे हुए हैं। तो तुमको कहानी याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर वो नेगेटिव है ना तो अपोजिट टू द फील्ड उसमें फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव तो उस पर फोर्स लगेगा कितना, अपोजिट डायरेक्शन में QE। अगर यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब देख लो तुम, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है,
और प्रोटॉन पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो डायरेक्शन वाइज अलग है, तो पक्का अलग हो गए। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करता हूँ ना, तो फोर्स को तुम देखो एफ यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट विल बी क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों के लिए सेम है, वो यूनिफॉर्म है, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। चार्ज के बारे में देखता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, बस थोड़ा साइन का डिफरेंस होता है, इस वजह से फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। तो फोर्स की डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो बराबर होगा, इस वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में एक और है नीचे की एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है। एक्सेलरेशन को अगर मैं देखता हूँ तो ये एक्सेलरेट होंगे, तो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा मेरे पास में एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ से एम ए अगर मैं लिखता हूँ तो एफ डिवाइडेड बाई एम। एफ यहाँ पे कौन सा वाला है, एफ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये लिख देंगे अपन क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। भाई क्यू तो दोनों के लिए सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 डिवाइडेड बाई एम के। अब मास को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही टिनी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करूं तो वो तो कम ही होगा प्रोटॉन से, और जिसका मास कम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। मास यहाँ पे किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन उसका कम हो जाएगा। लेकिन अपन पे यहाँ से क्या बात करिए कि उनके त्वरण बराबर होंगे, त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे, नहीं, परिमाण तो केवल इसका ही बराबर होगा, केवल फोर्सेज का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। देखो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, विद्युत क्षेत्र का जो प्रारंभिक वेग दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, यहीं पे देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सपोज ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जो मोशन है ना वो इधर है, इधर है इसकी मोशन, मतलब अपोजिट, मतलब भिन्न है, तो इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ मैं, मान के लेते है ही ये, तो यार ये है ही इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट कर रहा है, तो देखना जरा इस पर फोर्स किधर लगेगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो इस पर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये नेगेटिव है तो इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में और मूव करेगा, तो इट विल क्रिएट स्ट्रेट पाथ, कहीं ना कहीं स्ट्रेट पाथ बनाएगा। तो इसमें सरल रेखा जो होगा, एक सरल रेखीय आंसर है वो हो जाएगा। एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान, यार इसको थोड़ा देखो तुम, धनावेश दिया जाता है, ऋणावेश दिया जाता है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन आता होगा कि धनावेश दिया तो क्या हुआ, मास के बारे में कहानी है, तो उसका द्रव्यमान देखो। थोड़ी सी एनालॉजी है, बस इसको समझ लीजिए। देखो मेरे पास सपोज कोई एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है Q1 और इसका मास है M1, और ये दूसरी बॉडी है जिसके पास मास है M2 और चार्ज है इसके पास Q2। अब देखिए ये तो पता है ना कि कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी एटम है, कुछ किसी के भी बारे में अगर बात की जा रही है, अगर वो कुछ दे रहा है किसी और को तो वो डोनर होगा, और जो ले रहा है उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। तो अगर ये बॉडी इस बॉडी को चार्ज देती है तो ये वाली जो बॉडी होगी दैट विल बी डोनर, और ये जो होगी दैट विल बी एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर होगी। तो जो देगा उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, उसके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो Q1 से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सपोज दैट अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चार्ज जा रहा है, पक्का कहीं ना कहीं क्या वही कहानी है, उस लॉजिक को पकड़ो कि जहां पे भी आवेश मिलेगा वहां पे 100% मास मिलेगा। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो 100% ये क्या लूज कर रही होगी, मास भी लूज कर रही होगी। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो पक्का इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपने ही द्रव्यमान के समान मास भी लेके गया होगा। तो यहां से अगर चार्ज जा रहा है, यहाँ पर चार्ज जा रहा है, पक्का मास भी जा रहा होगा। इसका मतलब यार कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रॉन इससे कम हो रहे हैं ना तो पक्का मास भी इससे कम होगा। वही लॉजिक है, उसको पकड़ो कि मास के बगैर चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन चार्ज के बिना मास का एग्जिस्टेंस है।
मतलब मास के बिना, मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश जो है ना वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान अस्तित्व में है। इस लॉजिक को पकड़ो, बहुत काम आएगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो पक्का कहीं ना कहीं यहां से मास तो गया होगा, क्योंकि चार्ज है, चार्ज हर बार अपने साथ में मास एसोसिएट करेगा। तो यहां से सपोज दैट एम नॉट मास गया है इसके साथ में, तो इसका जो मास होगा इस वाली बॉडी का m1 बॉडी का जो मास होगा m1 माइनस एम नॉट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं तो इसका मास कुछ घट जाएगा। और इस वाली बॉडी का वो मास m2 जो होगा इसमें आकर के कुछ जुड़ जाएगा, m2 प्लस एम नॉट। ठीक है, तो इसने अगर इस पे देखो, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो Q1 जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और Q2 ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो Q2 हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ है इलेक्ट्रॉन दे करके, तो इसका जो मास था, इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिए तो देख रहे हो तुम m1 माइनस एम नॉट हो गया, मतलब कुछ मास इसका कम हो गया। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसका मास बढ़ गया है। आ रहा है इंटरेस्ट? लगे रहिए साथ में, देखते जाइए। अब ऑप्शन को मैं देखता हूं, इसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा, अनिश्चित। तो कहीं ना कहीं इसका मास घटेगा ही अगर इसके पास में धनावेश आ रहा है। धनावेश कब आ रहा है, जब इससे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इसका मास 100% डिक्रीज कर जाएगा। अगर नेगेटिव होता है तो उसमें मास आकर के ऐड होगा, देन इट्स मास विल इंक्रीज। ओके, एनालॉजी है, समझिए इसको। इन चीजों पे थोड़ा अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, एग्जाम में सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होंगे तुमसे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, एप्सिलॉन नॉट की बेमा निकलवाइए मुझसे, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकलवाइए। तो उसी फॉर्मूले से देख लेता हूं मैं, F इक्वल टू K1Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर से। K की जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो देखिए F इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालता हूं तो ये आ जाएगा Q1Q2 डिवाइडेड बाई F R स्क्वायर। देखिए चार्ज जो है, चार्ज को मैं अपने करंट से रिलेट करता हूं। I इक्वल टू क्या होता था, विद्युत धारा Q डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ से Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा IT। करंट को लिखते थे एम्पियर से और टाइम को लिखते थे T से, तो A1 T1 हो गया। ये चार्ज की आ गई, लेकिन चार्ज का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा C स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो चार्ज का हो जाएगा A1 T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई F क्या है, फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2। इसको याद रख लो, बहुत काम आएगी। M1 L1 T-2, ये हो जाएगी M1 L1 T-2। और R जो है वो डिस्टेंस है, L है, इसको L से लिखेंगे अपन L2, स्क्वायर है तो 2 कर देता हूं। तो यहां से मुझे मिलेगी A2 T2 M1 M इनवर्स L3 इनवर्स L3 माइनस और T प्लस 2। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं तो M-1 L-3 T4 A2, ये इसकी मेरे पास में डायमेंशन निकल कर आएगी। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, देख लीजिए। तो M-1 L-3 T4 और A की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के इक्वल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत तीव्रता की इकाई क्या, अरे यार ये क्वेश्चन तो फिर रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेम है थर्ड वाले क्वेश्चन के। तो विद्युत तीव्रता की इकाई हो जाएगी वोल्ट बटा मीटर। अच्छा इसमें अलग दिया हुआ है, तो सेकंड यूनिट है इसमें। देखो 2 यूनिट, कई यूनिट निकाली अपन ने, 3 यूनिट निकाली है। एक तो न्यूटन पर कूलाम निकाली है, एक वोल्ट बटा मीटर निकाली है, और एक और निकाली थी शायद जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अगला देखते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU आवेश कितने कूलाम के बराबर है। आवेश ये दिया हुआ है मुझे कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU जो है वो कितने कूलाम के बराबर है। देखिए अब चार्जेस की थोड़ी बहुत यूनिट्स के बारे में देखिए। आवेश की जो यूनिट है वो क्या कहती है, आवेश की यूनिट जो है वो क्या कहती है। देखो
चार्ज को क्या लिख रहा हूं मैं, Q जो है वो लिखा जा रहा है I इंटू टी। तो I को मैं यहां से क्या लिखूंगा, देखना जरा, I को मैं यहां से नहीं लिख सकता एम्पियर इंटू सेकेंड, Q को नहीं लिख सकता एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एक यूनिट तो यही बन गई एम्पियर इंटू सेकेंड, लेकिन इसको और नाम दे दिया कूलम। तो अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूं ना, तो एसआई सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट होगी दैट विल बी कूलम, ठीक है, कूलम होगी। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करता हूं, देखो एसआई को एमकेएस भी बोलते हैं, पता हो तो तुम्हें। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करता हूं तो चार्ज की यूनिट होगी ना, वो होगी स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, या मैं इसको बोलूंगा ईएसयू, और इसको एक नाम और देते हैं दैट इज रिटन एज फ्रैंकलिन, इसको फ्रैंकलिन और बोलते हैं। देखो ये जो फ्रैंकलिन है ना, फ्रैंकलिन जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत काम आएगा। फ्रैंकलिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, मतलब आवेश की सबसे छोटी इकाई है फ्रैंकलिन। एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट है कूलम, और सीजीएस सिस्टम में है स्टेट कूलम, ईएसयू या फिर फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। देखिए अब एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम दोनों के बीच में एक यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि 1 कूलम जो होता है ना, वो इक्वल होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू या फ्रैंकलिन, ये रिलेशन है। तो क्वेश्चन अपन को बोला है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू कितने कूलम के बराबर है, ये 1 कूलम के इक्वल है। 1 कूलम इक्वल है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू या फ्रैंकलिन के, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू या फ्रैंकलिन इक्वल हो जाएगा 1 कूलम के। और थोड़ा और देखता हूं तो इसका एक और सबसे बड़ा यूनिट होता है, वो होता है फैराडे, और 1 फैराडे जो होता है वो इक्वल होता है 96500 कूलम। 1 फैराडे जो होता है दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम, और 1 एब्सोल्यूट कूलम जो होता है वो इक्वल होता है 10 कूलम के, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल होता है 10 कूलम के, और 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 96500 कूलम के। ये चार्जेज की यूनिट थी, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। फ्रैंकलिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और फैराडे जो है इसको फैराडे बोलते हैं, और ये जो है दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये जो है बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है।